કોરોનાને દૂર રાખવો હોય તો ભીડથી દૂર જ રહો. સૌનું અભિવાદન હેન્ડશેકથી નહીં, નમસ્તે દ્વારા કરો. છીંક, ખાંસી, તાવ અને શ્વાસમાં તકલીફ જણાય તો ડોક્ટરને બતાવો. સ્ટે હોમ, स्टे सेफ. बैंकिंग अकेडमी द्वारा जनहित में जारी. नमस्कार, मैं संदीप चौधरी आप सभी लोगों का स्टडी विद बैंकिंग अकेडमी यूट्यूब चैनल पे हार्दिक अभिनंदन करता हूं. जैसा कि आप लोगों के सामने सबसे पहले स्लाइड आई थी और स्लाइड के अंदर लिखा हुआ था कि टुडेज बैंकिंग अकेडमी न्यूज एंड करंट अफेयर, लेकिन उसके नीचे एक लाइन लिखी हुई थी कि आज हम एक ऐसे स्टूडेंट से आप लोगों को रूबरू करवाएंगे जो अपनी सक्सेस स्टोरी या फिर उसका जो सफ़र था एक स्टूडेंट से लेकर और आज जो है जूनियर एसोसिएट बैंक के अंदर है एसबीआई में, वहाँ तक का, तो उसके ऊपर हम लोग उनके साथ बात करेंगे. वो आप अपनी सक्सेस स्टोरी जो है आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, कैसे स्ट्रगल किया, किस तरीके से तैयारी की, किस तरीके से मेहनत की और आज जो है वो एसबीआई के अंदर जूनियर एसोसिएट बने. तो वो भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले अपने आज की जो करंट अफेयर की जो न्यूज़ है उसके ऊपर चर्चा करेंगे और उसके बाद लास्ट में आप लोगों को उनसे मिलवाएंगे. चलिए मिलते हैं सबसे पहले अपने आज की करंट अफेयर के साथ. देखिए क्या है दिया गया है, टुडेज टॉप न्यूज़. ठीक, यानी कि सबसे पहले आपके सामने लिखा हुआ है वाई एवरीवन काउंट्स इज इन द न्यूज़, यानी कि एक ऐसा इनिशिएटिव है एवरीवन काउंट्स, तो वो क्यों न्यूज़ में चल रहा है. ठीक, उसके बारे में चर्चा करेंगे. सेकंड जो है वो है कोविड-19 वॉर रूम जो है हाल ही में न्यूज़ में चल रहा है, उसके बारे में चर्चा करेंगे. और थर्ड जो है वो दिया गया है ई ग्राम स्वराज पोर्टल और स्वामित्व स्कीम लॉन्च की गई है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे. तो ये तीन न्यूज़ जो है बेसिकली आज जिनके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, जो आपके सामने दी गई थी. ठीक, जिनके बारे में पूरा डिस्क्राइब करूंगा मैं आप लोगों को, कैसे लॉन्च की गई, क्या चीज़ें हैं, कहाँ कहाँ ये चल रहा है, वो सारी चीज़ें हम डिस्क्राइब करेंगे. तो इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहें और अपनी नोटबुक और अपना पेन निकाल के अपने पास रखिए, क्योंकि आपकी बहुत ही काम की चीज़ें हैं. चलिए पहले न्यूज़ पे पर्दा डालते हैं. देखिए क्या है दिया गया है, वाई एवरीवन काउंट इज इन द न्यूज़. तो ध्यान दीजिए, रिसेंटली यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी यानी कि UNHCR इंडिया है जॉइन हैंड विद सेव द चिल्ड्रन टू लॉन्च ए कैंपेन. एक कैंपेन जो है वो लॉन्च किया है जिसका नाम रखा है एवरीवन काउंट, इंडिया ने और UNHCR ने. ध्यान दीजिए, अगर हम बात करें एवरीवन काउंट्स जो है वो क्या है, ठीक है, तो उसके बारे में चर्चा करते हैं. देखिए आपके पास जो है उसमें पूरा लिखा हुआ है. ठीक, इसको एक बार आप लोगों ने रीड आउट तो साथ साथ में आप लोग कर ही रहे हो, लेकिन मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि इसको नोट डाउन भी करना, जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो. सबसे पहले डिजिटल एक कैंपेन चलाया गया है, ठीक है, जो इंस्पायर करेगा एवरीवन टू प्ले ए रोल इन हेल्पिंग अदर्स, यानी कि दूसरों की हेल्प करने के लिए ये क्या है, इंस्पायर करेगा. इसके साथ में अगर देखें तो सोशल मीडिया के थ्रू क्या है कि सो दैट एवरी काउंट्स, यानी कि एवरी वॉइस एंड एवरी एक्शन कैन मेक ए डिफरेंस, यानी कि किस तरीके से इसको आगे चलाना है, ये कैंपेन जो है किस तरीके से सोशल मीडिया के थ्रू यूज करना है, वो सारी चीज़ें इसमें बताया गया. इसके साथ में अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी चीज़ अगर हम देखें तो ये जो UNHCR है, ठीक है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा. सेकंड स्लाइड में देखिए क्या दिया गया है. इट वाज क्रिएटेड इन 1950, यानी कि 1950 के अंदर इसको बनाया गया था. ठीक है, जिसमें अगर देखें तो आफ्टर जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके बाद से इसको बनाया गया. ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ किसके लिए, टू हेल्प मिलियन ऑफ यूरोपियंस who had fled or lost देयर होम, यानी कि ऐसे लोग जो अपने घर जो हैं वो यानी कि खो चुके थे, उन लोगों की हेल्प करने के लिए इसको चलाया था. और सबसे बड़ी चीज़ कि 1954 के अंदर UNHCR ने नोबेल पीस प्राइज भी जीता था, यानी कि 1954 के अंदर इस संस्था को नोबेल पीस प्राइज भी दिया जा चुका है. नोबेल प्राइज आप जानते हो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्राइज है, ठीक है, तो ये नोबेल पीस प्राइज भी दिया जा चुका है. उसके साथ में अगर हम बात करें 1951 के अंदर रेफ्यूजी कन्वेंशन इज द की लीगल डॉक्यूमेंट दैट फॉर्म द बेसिक ऑफ UNHCR वर्क, यानी कि रेफ्यूजी जो कन्वेंशन है उसको भी इसके अंदर डाला गया. उसके साथ में देखें तो जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि इसका हेडक्वार्टर जो है वो है जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर और हेड ऑफिस जो इसके हेड हैं, ठीक है, वो हैं फिलिप्पो ग्रांडे, यानी कि ये हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज कहलाते हैं, जिनका नाम क्या है, फिलिप्पो ग्रांडे. ये आप लोगों ने याद रखना है, ये हम लोगों ने डिस्कस की पहले न्यूज़ के बारे में. तो पूरा मैंने आपको इसके बारे में बताया, आप इसको नोट डाउन करना. और जो चीज़ इंपॉर्टेंट थी, सबसे बड़ी चीज़ कि हम लोगों से पूछा जा सकता है
कि एवरीवन काउंट जो है वो हाल ही में इंडिया ने कौन सी ऐसी संस्था के साथ मिलकर लॉन्च किया, तो आपको याद होना चाहिए यूएनएचसीआर। ठीक है, उसके बाद में हम बात करें इसके बारे में, यूएनएचसीआर के बारे में पूछा, इसके हेड कौन है, तो हेड के बारे में हमें मालूम होना चाहिए। सेकंड न्यूज़ देखिए क्या दी गई है, दिया गया है वाई कोविड-19 वार रूम जो है वो हाल ही में न्यूज़ में चल रहा है। तो ध्यान दीजिए, अंडर द स्कीम स्मार्ट सिटी मिशन, यानी कि स्मार्ट सिटीज मिशन जो चलाया गया था, उसके तहत एक कोविड-19 वॉर रूम जो है वो स्थापित किया, कहाँ पर, पिंपरी चिंचवाड़ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा, जिसमें अगर हम बात करें तो ये मॉनिटर करेगा सिचुएशन इन द, यानी कि सिटी की कोविड-19 से रिलेटेड सिटी की सिचुएशन क्या है उसको यानी कि मॉनिटर करेगा। सबसे बड़ी चीज़ की टेक्नोलॉजी जो है वो पूरी तरीके से कलेक्टिंग जो डाटा है, या फिर हम कह सकते हैं कि उनके खिलाफ क्या एक्शन लेना है, वो सारी चीज़ें जो है वो इसके अंदर देखी जाएगी। सबसे बड़ी चीज़ ये डैशबोर्ड जो है, इसके अंदर चार चीज़ें इसके अंदर लॉन्च की गई है ऑपरेशन के अंदर वॉर रूम में। सबसे पहले आता है हेल्थ केयर एंड पेशेंट ट्रैकिंग डैशबोर्ड, यानी कि एक ऐसा हेल्थ केयर से रिलेटेड और पेशेंट को ट्रैक करने का डैशबोर्ड बनाया गया, जिसके बारे में अपने पास लिखा हुआ है। सेकंड बात करें तो कोविड-19 जीआईएस डैशबोर्ड, यानी कि कोविड-19 जीआईएस डैशबोर्ड जो है वो भी यानी कि स्थापित किया। जीआईएस यानी कि हम कह सकते हैं कि एक तरह से ग्लोबल पोजीशनिंग जो है वो किस तरीके से उनकी हमें पता चले, ठीक है, उनकी लोकेशन क्या है, पॉजिटिव पर्सन है उसके पास में कोई है या नहीं है, ठीक है, यानी कि अलग अलग ही उनकी क्या है कि कलर दिए जाएंगे। जैसे कि होम क्वारंटाइन में जो रहेंगे उनको यानी कि क्या है, पर्पल कलर, ठीक है। उसके साथ में अगर देखें तो जो कोविड-19 के पॉजिटिव पर्सन होंगे उनको रेड ड्रॉप के नाम से, और एरिया कॉर्डनिंग जो होगा ब्लैक लाइन के साथ, है ना। तो इस तरीके से उनको क्या है इस सिस्टम के अंदर दिखाया जाएगा। उसके साथ में बात करें तो सिटी सर्विलेंस डैशबोर्ड, जिसके अंदर 298 पॉइंट जूम जो है वो यानी कि सर्विलेंस कैमरा जो है वो चलाए जाएंगे, जिसके अनुसार क्या है कि लोकेशन जो है वहाँ की वो उनको बताई जाएगी। उसके साथ में अगर हम बात करें तो सारथी हेल्पलाइन डैशबोर्ड भी चलाया गया। सारथी हेल्पलाइन डैशबोर्ड क्या है, तो ध्यान दीजिए, सारथी की फुल फॉर्म दी गई है सिस्टम ऑफ असिस्टिंग रेजिडेंट एंड टूरिस्ट थ्रू हेल्पलाइन इंफॉर्मेशन, यानी कि ऐसे सिटीजन जो वहाँ पर यानी कि सर्विस डिलीवरी के तहत, या हम कह सकते हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ें जो उनको चाहिए या उनके पास पहुँचाने का कार्य है, जो रिक्वेस्ट करते हैं वहाँ के सिटीजन, तो उन कोई कंप्लेन हो जो होती है उसको किस तरीके से देखा जाए, वो सारी चीज़ें इसके अंदर लॉन्च की गई है। तो ध्यान देना, ये चारों चीज़ें हम लोगों ने ध्यान रखनी है। सबसे बड़ी चीज़ कि सिटी वॉर रूम, कोविड-19 वॉर रूम जो है वो कहाँ स्थापित किया, तो आपको इतना याद होना चाहिए, ये एक महाराष्ट्र के अंदर पुणे के अंदर है, जिसका नाम है पिंपरी चिंचवाड़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा स्थापित किया गया। अपने को इतना ही पता होना चाहिए कोविड-19 वॉर रूम जो है वो किसके द्वारा स्थापित किया गया है, तो वो आपको याद रहना चाहिए, पिंपरी चिंचवाड़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है, उसके द्वारा। उसके साथ में नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं, क्या ई ग्राम स्वराज पोर्टल एंड स्वामित्व स्कीम जो है वो लॉन्च की गई, जिसके बारे में हम पूरा जानेंगे। सबसे पहले तो मैं बात करूं कि 24 अप्रैल को जो है पंचायती राज डे बनाया जाता है। उस दिन नरेंद्र मोदी जी ने लगभग इंडिया के सभी जो पंचायत हैं उनके सरपंचों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बात की, और वहाँ की उनकी यानी कि जो भी चीज़ें थी, उनकी दुविधाएं थी या उनको किस चीज़ की डिमांड जो भी है, उनकी सारी समस्याओं को उन्होंने सुना था, ठीक है। जो हर एक स्टेट के यानी कि कुछ सरपंच जो है उनके साथ वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जुड़े थे। तो उसके अंदर उन्होंने उसके बाद देखें तो दो ऐसी यानी कि एक पोर्टल लॉन्च किया और एक स्कीम लॉन्च किया। सबसे पहले पोर्टल की बात करें तो अपने पास दिया गया है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन 24 अप्रैल 2020 लॉन्च 2 पोर्टल, ई ग्राम स्वराज पोर्टल एंड स्वामित्व स्कीम फॉर द यानी कि उसको पूरा कह सकते हैं कि अपलिफ्टमेंट करने के लिए, या फिर हम कह सकते हैं कि रूरल एरिया जो है उसको देखने के लिए। उसके साथ में अगर देखें तो पंचायती राज डे जो है वो 24 को जो बनाया जाता है, उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू उन्होंने लॉन्च किया। तो इसमें अपने पास दिया गया है ई ग्राम स्वराज पोर्टल क्या है, तो ध्यान दीजिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनोग्रेट किया है, ठीक, ई ग्राम स्वराज पोर्टल का, जिसके तहत देखें तो मोबाइल एप्लीकेशन भी इसके साथ में लॉन्च किया है। जो पोर्टल जो है वो एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसमें पंचायती राज मिनिस्ट्री टू प्रोवाइड ऑल द ग्राम पंचायत विथ वन सिंगल इंटरफेस टू प्रिपेयर एंड इम्प्लीमेंट देयर ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान, यानी कि वो अपने ग्राम पंचायत को किस तरह से डेवलपमेंट कर रहे हैं उसके बारे में वो वहाँ पर चर्चा करेंगे और वहाँ पर देखेंगे। यानी कहने का मतलब ये एक तरह से हम कह सकते हैं ई ग्राम स्वराज पोर्टल जो है वो किसके लिए, ताकि उनको कोई भी तरीके का जो जीपीडीपी यानी कि ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान जो है वो उनको प्रोवाइड करवाया जा सके। उसके साथ में अगर देखें तो अपने पास आता है स्वामित्व स्कीम, यानी कि ये जो है एक तरह से हम कह सकते हैं इसका मतलब होता है ओनरशिप। स्वामित्व स्कीम जो है वो प्रोवाइड करवाएगी इंटीग्रेटेड प्रॉपर्टी वैलिडेशन सॉल्यूशन फॉर रूरल इंडिया,
द स्कीम इज एक्सपेक्टेड टू बूस्ट द गवर्नमेंट एफर्ट्स टू एलिवेट पॉवर्टी इन रूरल एरियाज, यानी कि वहाँ पर जो लोग हैं रह रहे हैं, ठीक है, उनकी जो भी तरीके जो उनका एरिया है वो उनका खुद का है, या फिर हम कह सकते हैं कि उन ऐसे एफर्ट्स उनको पॉवर्टी जो है, उनकी गरीबी जो है उसको दूर करने में काम करेगा। ये सारी चीज़ें जो है वो इसमें देखी गई थी। सबसे बड़ी चीज़ ध्यान दीजिए, ये ड्रोन टेक्नोलॉजी के माध्यम से, या फिर हम कह सकते हैं कि सर्वे के तौर पर ये पंचायती राज डिपार्टमेंट या फिर मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज एंड स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है वो मिलकर इसको हैंडल करेंगे, यानी कि स्वामित्व स्कीम जो है वो चलाई गई है। फ्लैशबैक में थोड़ा सा देखें, ध्यान दीजिए, नेशनल पंचायती राज डे जो है ऑब्जर्व किया जाता है 24 को। इसमें अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी चीज़ कि नेशनल पंचायती राज डे जो है वो सेलिब्रेट गवर्नमेंट कंसल्टेशन के थ्रू, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर, यानी कि इसको क्या है, पंचायती राज डे बनाया जाता है। सबसे बड़ी चीज़ कि अगर हम देखें तो एक तरह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत 73rd अमेंडमेंट के अंदर ये आता है, ठीक है, जिसके अंदर देखें तो एक्ट लगता है 1992, उसके तहत इसको क्या है बनाना प्रारंभ किया था। और अगर देखें तो ये 24 अप्रैल 1993 से इसको बनाना प्रारंभ किया था। तो ये तो अपना आज का करंट अफेयर था जिसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की। आप इसको नोट डाउन करना साथ साथ में। और अब जिस चीज़ का काफ़ी बच्चों को इंतज़ार है कि आज कौन जुड़ने वाला है, तो सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा इंट्रो देना चाहूँगा कि हमारे स्टूडेंट है राजन, ठीक, राजन सिंह, जो सन 2017 के एकेडमिक स्टूडेंट थे और उसके बाद काफ़ी स्ट्रगल के बाद इनको जॉब मिली, LIC इन्होंने क्लियर किया, ठीक है। उसके साथ में अगर हम बात करें तो इन्होंने इसके साथ में ये जो अपना SBI का जूनियर एसोसिएट का जो एग्ज़ाम था वो क्लियर किया, और अभी हाल फिलहाल बैंक के अंदर जॉब करें, जूनियर एसोसिएट है SBI के अंदर। तो इनकी कहानी सुनते हैं, इनकी जुबानी। तो मिलिए राजन जी से। हेलो एवरीवन, मेरा नाम राजन सिंह है और करंटली मैं एज एन SBI क्लर्क गुजरात में पोस्टेड हूँ और फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड 3 पोस्ट पे भी सिलेक्शन हुआ है और अभी 2-3 एग्ज़ाम्स के रिजल्ट्स आने बाकी हैं। सो गाइस, आज मैं आपके साथ मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा, जो मेरी जर्नी रही है यहाँ तक अभी तक की। मैं 2017 में बैंकिंग एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया फ्रॉम बैंकिंग एकेडमी जो सूरत में है, उसका हेडक्वार्टर। वहाँ से स्टडी स्टार्ट की मैंने। तो स्टार्टिंग के डेज़ कुछ ऐसे थे कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स भी निकालना मुश्किल हो रहा था। फिर धीरे धीरे मैंने स्पीड की प्रैक्टिस की, सारे सर जितने भी हमारे सर थे उनसे सलाह लिया, उनसे मशवरा किया कि क्या करना चाहिए। तो उन्होंने सलाह दिया कि भाई आपको रोज़ मैथ्स का, रीजनिंग का, इंग्लिश का मॉक टेस्ट दो, रोज़ आप सारे पर्टिकुलर लाइक पजल सॉल्व करो, रोज़ DI सॉल्व करो, रोज़ 1 लाइनर सॉल्व करो। तो इससे जो उनका एडवाइस था वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहा। और जब मैं रोज़ सब चीज़ का मॉक टेस्ट देता था, मैं एवरीडे एक मॉक टेस्ट देता ही था, तो उससे मालूम चलता रहा मुझे कि मैं किस लेवल पे पहुंचा हूँ, अभी मेरा लेवल क्या है। और फिर जब प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्वालिफाई करने लगा तो फिर मेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होता था। तो मेंस एग्ज़ाम में ऐसा था कि जो करंट अफेयर था वो मेरा बहुत वीक पॉइंट था कि करंट अफेयर में मैं स्कोर नहीं कर पा रहा था, चीज़ें को मैं अपने दिमाग में स्टोर नहीं कर पा रहा था। तो फिर मैं उस टाइम सोचा कि यार मैं ऐसा क्या करूं जो करंट अफेयर भी मेरा स्ट्रॉन्ग हो जाए, जिसमें मैं करंट अफेयर में अच्छा स्कोर कर सकूं। तो मैंने सोचा कि यार न्यूज़ पढ़ने से काम नहीं चलेगा, अपने को न्यूज़ को लिखना भी पड़ेगा। तो वो टाइम कंज्यूम करने वाला चीज़ था, बट मैंने ये किया कि नहीं, अब जो मैं न्यूज़ पढ़ूंगा मैं उसको लिखूंगा भी और उसको रिवीजन भी करूंगा। लाइक अगर मैं 1 मार्च का न्यूज़ कर रहा हूं तो 1 मार्च के सारे 15 के 15 मैं न्यूज़ लिखता था। उसके बाद उसको मैं जैसे फिर 2 मार्च कर रहा हूं तो 2 मार्च करने से पहले 1 मार्च के सारे 15-16 न्यूज़ को मैं रिवाइज करता था, उसके हर एक चीज़ को लिखता था। लाइक अगर जो भी स्टेट रिलेटेड न्यूज़ है उसके सारे चीज़ें मैं लिख के करता था। तो मैंने सारे जितने भी मंथ होते हैं उसका सेपरेट नोटबुक बनाया, लाइक जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो जो लास्ट 6 मंथ है तो 6 नोटबुक है मेरे 6 मंथ्स के, और उसको रिवीजन करता था। तो एग्ज़ाम आते आते वो 6 के 6 महीने का जो न्यूज़ था वो दिमाग में स्टोर हो जाता था कि अगर जितना पढ़ा है वो अगर एग्ज़ाम में आ गया तो सही है कुछ। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि पेपर का लेवल बहुत टफ होता है, सो आपके हाथ में नहीं होता, तो वो चीज़ें थोड़ी बाहर होती है। लेकिन फिर भी अगर आप कर लेते हो तो मैं आपको कह सकता हूँ कि अगर 50 मार्क्स का है और करंट अफेयर का लेवल अगर कितना भी हाई एग्जाम में आ जाए, आप 34-35 प्लस तो स्कोर कर ही सकते हो। और अगर मॉडरेट लेवल हुआ और अगर आपने इस तरह से अगर करंट अफेयर की तैयारी की है तो आई एम डैम श्योर कि 40 से 45 के बीच में आप स्कोर
कर सकते हो। सो गाइज ऑल द बेस्ट। और हाँ, मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा आप सभी से कि जितने भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आपको बहुत समय हो गया है प्रिपरेशन करते हुए और आपको लग रहा है कि नहीं मेरा एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है, मैं क्या करूं, तो आप निराश मत होइए। अगर आप कोई 1-2 मार्क्स से रह रहा है या फिर 3-4 मार्क्स से रह रहा है, बहुत पास पहुंच चुके हो आज आप लोग, अभी गिव अप मत करना, ठीक है? क्योंकि अगर इतने पास पहुंच के आप गिव अप करते हो तो ये आप अपने जो आपने जितनी मेहनत की है आप उसको जस्टिफाई नहीं कर पाओगे। सो अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो तो थोड़ा और सही, थोड़ा और स्ट्रेस झेलो, थोड़ी और मेहनत करो और देखो कि आप कहाँ पे गलतियाँ कर रहे हो। और जो लोग भी अभी एग्ज़ाम क्वालिफाइड कर ले हैं, जिनकी ज्वाइनिंग बाकी है या फिर करेंगे ज्वाइन, तो ज्वाइनिंग करने के बाद भी आपको वहाँ पे रुकना नहीं है। अगर आप एज एन क्लर्क काम कर रहे हो तो हमेशा क्लर्क नहीं रहना, आपको अब दूसरे एग्ज़ाम्स की भी प्रिपरेशन साथ में करनी है। आई नो टाइम नहीं होगा, लेकिन आपको मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप अभी से स्टडी करते रहोगे तो आई होप कोई ना कोई अच्छे पोस्ट पे हम और आप जा सकते हैं। और मैं सारे अपने टीचर्स का बहुत थैंक यू कहना चाहूँगा। और एक और चीज़ कहना चाहूँगा मैं कि अपने लाइफ में है ना, आप एक गुरु जरूर रखना, क्योंकि आप जब भी किसी कंफ्यूजन में पड़ोगे या फिर किसी चीज़ से आप कंफ्यूज हो, आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा, तो वो जो आपके गुरु होंगे वो आपको बहुत हेल्प करेंगे उस समय पे। लाइक अभी भी जब भी मुझे कुछ भी होता है कि यार क्या करना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, मैं एक फ़ोन घुमाता हूँ संदीप सर को, मैं उनसे सारी बातें डिस्कस कर लेता हूँ और जो उनका राय होता है वो मेरे लिए बहुत बहुत अहम होता है और मैं उसके हिसाब से फिर अपने लाइफ के डिसीजंस लेता हूँ। और लास्ट में उन सभी कैंडिडेट्स को मैं बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूँगा जिन्होंने भी SBI क्लर्क प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दिया है। मेंस की प्रिपरेशन में लग जाइए। आई होप बहुत जल्द ही आपका SBI क्लर्क प्रीलिम्स का रिजल्ट आ जाए। और एज एन SBI क्लर्क जो 4 महीने का मेरा एक्सपीरियंस है, SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आप सभी को पता है एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है और 4 महीने से मैं एज एन SBI क्लर्क काम कर रहा हूँ। बहुत अच्छी पोस्ट है ये। और सिर्फ आप क्लर्क ज्वाइन करने के बाद 3 साल के बाद ये ऑफिसर लेवल पोस्ट तक पहुँच सकते हो। सो एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है ये आप सभी के लिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ज्वाइन करने का एक बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट है ये। सो बेस्ट ऑफ लक। और एज एन SBI क्लर्क आप बहुत आगे जा सकते हो, बहुत बड़े बड़े पोस्ट हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, बहुत अच्छे पोस्ट हैं। सो वहाँ तक आप पहुँच सकते हो। सो बेस्ट ऑफ लक गाइज। और रोज मॉक टेस्ट दीजिए, मेंस का मॉक टेस्ट दीजिए, सारे पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे ध्यान दीजिए। एंड आई होप आप सभी का प्रीलिम्स और मेंस रिजल्ट जल्दी आए और आप सभी का प्रीलिम्स और मेंस क्वालिफाई कर जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जैसा कि राजन जी ने अपनी कहानी उन्होंने बताई, किस तरीके से स्ट्रगल किया, किस तरीके से नोट्स तैयार करते थे। और मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, जब भी करंट अफेयर करवाता हूँ आपको कहता हूँ कि नोट्स अप टू डेट तैयार रखो। जो भी मैं चीज़ आपको करवा रहा हूँ वो भी लिखो, साथ में एक्स्ट्रा भी आप एफर्ट्स लगाओ ताकि खुद भी नोट्स तैयार कर पाओ। वो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि करंट अफेयर के अंदर अगर क्लास के अंदर मैं टेस्ट लेता था तो सबसे ज़्यादा मार्क्स अगर कोई स्टूडेंट लेके आता था वो यही थे। सबसे ज़्यादा मुझसे चॉकलेट और पेन जीतने वाले जो पर्सन है वो यही हैं, राजन जी, जिन्होंने आपको ये क्या है पूरी कहानी अपनी बताई थी। और अकेडमी के होनहार स्टूडेंट थे, कभी भी क्लास मिस नहीं करते थे, डेली टेस्ट देना और सबसे बड़ी चीज़ कि डेली क्लास के अंदर आना, ये कभी नहीं भूलते थे। और दूसरी मैं आपको यही चीज़ कहना चाहूँगा कि इन्होंने जो इंस्ट्रक्शन आप लोगों को दिया वो आप लोग फॉलो करिए। इसके साथ में आने वाले समय के अंदर जो भी मेरी वीडियो आएगी उन वीडियो के अंदर आप लोगों को टाइम टू टाइम ऐसे हमारे स्टूडेंट जो बैंकों के अंदर लग चुके हैं उनसे आपको रूबरू करवाते रहेंगे। तो वीडियो आपको पसंद आया होगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। थैंक यू सो मच।